एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शोरमिश अनफिल्टर्ड। तो इस वीडियो में मैं जीएनएम नर्सिंग के बारे में बात करूंगी, क्योंकि मेरे पिछले काफ़ी वीडियोस में ये कमेंट मुझे बहुत सारा देखने को मिला है कि दीदी मैंने जीएनएम नर्सिंग किया है तो क्या मैं नॉर्थ के लिए एलिजिबल हूँ। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि एज लिमिट कितना है, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल से होना ज़रूरी है कि नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। और जितना मुझे समझ में आया कि जीएनएम करने के बाद आप लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की भी कमी है, तो ये सब तो मैं कमेंट में आप लोगों को नहीं समझा सकती। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे जो कुछ भी लगता है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है और जितना मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सकती हूँ, इस वीडियो को थ्रू करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग सोच सकते हो कि मैं अचानक से हिंदी में वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो इसका भी रीज़न मैं आपको बता ही देती हूँ। मेरे पिछले वीडियोस में कमेंट में बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है कि मैम आप प्लीज़ हिंदी में वीडियो बनाइए, बंगाली हमें समझ में नहीं आता। तो मैंने उनको बताया भी था मेरे पहले वीडियोस में कि मैं बंगाली में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, हिंदी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर वो लोग मुझे डीएम करने लगे कि नहीं, आप हिंदी में वीडियो बनाइए, आपकी स्ट्रैटेजीज हमें जानना है, हमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, हम बंगालीज तो बंगाली हिंदी सब कुछ में कंफर्टेबल है। अगर मेरी हिंदी वीडियो बनाने में कुछ लोगों को हेल्प हो जाता है तो ठीक है, ये वीडियो ट्राई करते हैं। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आया तो उसके बाद मैं सोचूंगी कि कौन से लैंग्वेज में कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो लोग अभी स्टूडेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर घर के प्रेशर की वजह से नहीं पढ़ पाते। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको साइंस अच्छा नहीं लगता, आर्ट्स या कॉमर्स उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन +2 के बाद उन्होंने जीएनएम नर्सिंग किया है। तो वो लोग सोचते हैं कि जीएनएम नर्सिंग के बाद क्या फ्यूचर है, शायद हमें प्राइवेट में जॉब करना होगा, वही 10-15 हज़ार की नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है अगर आप एक सही गाइड को फॉलो करते हुए जाए तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी रिसेंटली 10th क्रॉस किया है और ये सोच रहे हैं कि एक इजी सा कोर्स ले लेते हैं, आर्ट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जीएनएम कर लेंगे, तो मैं कहूँगी अगर आप साइंस पढ़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप साइंस पढ़िए, क्योंकि उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है और उसके बाद डायरेक्ट आप नॉर्थ के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर आप जीएनएम करते हैं तो जीएनएम का 3 साल लगता है, उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर 2 साल का पोस्ट बेसिक करना पड़ता है, तो उसके बाद आप जाकर नॉर्थ में बैठ सकते हैं। और अगर आप अपने हायर सेकेंडरी में साइंस नहीं पढ़ना चाहते, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स में बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स रखें जो आपको जीएनएम नर्सिंग में हेल्प करेगा। अगर आपका टारगेट यही है कि मुझे 12th के बाद जीएनएम नर्सिंग करना है, तो आप ज़रूर से बायोलॉजी को रखें, ये आपको बाद में आपके कॉलेज में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हो गया स्कूल की बात। अगर आप कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपने जो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं, फंडामेंटल नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीएससी में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जीएनएम में आपका सिलेबस कम है तो आपको डिफ़िकल्टी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना सिलेबस दिया गया है आप उसको अच्छे से पढ़िए। फिर कोर्स ख़त्म होने के बाद आपके पास वैसे भी 2 साल का टाइम है, उस टाइम में जितना भी आपका गैप रहता है उसको आप क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं, हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जिस सिचुएशन में है उस पे हमें फोकस रखना है। अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो आपके सामने जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अगर ये साइकोलॉजी हो गया, ऑब्स्टेट्रिक गायनोकोलॉजी हो गया, कुछ भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आपके खुद के सब्जेक्ट में आपका गैप नहीं रहना चाहिए। उसके बाद तो आप जो भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो तो आपका गेन होगा ही, लेकिन जो अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर अभी आप जीएनएम पास आउट हो, रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं मिला है,
तो अभी आप क्या करेंगे? तो मेरा सजेशन ये होगा, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप पोस्ट बीएससी के लिए ऑप्ट कीजिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर आप पोस्ट बेसिक में एडमिशन ले सकते हैं तो उसमें आपका खर्चा बहुत कम आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट में से भी कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, ये सब एक्स्ट्रा लगता है। हमारा माइंड से ऐसा है कि हम कॉलेज से पास आउट है तो हमें कहीं ना कहीं जॉब करना है, इनकम करना है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और घर के हमारे प्रति जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आप और 2 साल खुद के पढ़ाई को दे तो ये बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। आप कंप्लीट आपका जो नर्सिंग का मतलब ग्रेजुएशन तक का जो कोर्स है वो अगर कंप्लीट करके आएंगे तो आप नॉर्सिट में तो बैठ ही सकते हैं। और भी बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है सबके लिए आप एलिजिबल हैं। कुछ एग्ज़ाम है जहाँ पर बीएससी करना कंपलसरी होता है, तो उनमें भी आप बेझिझक बैठ सकते हैं। और जीएनएम नर्सिंग के बाद अगर आप पोस्ट बेसिक करने जाते हैं तो आपके लिए एक और फ़ायदा ये होगा कि आप पढ़ाई के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, जो भी सिलेबस हमें बीएससी में एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है वो पोस्ट बेसिक में लगभग कवर हो जाता है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है अपने पढ़ाई के लिए। आप मतलब स्टडी के जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर रहते हैं। अगर आप जॉब करने जाते हैं तो जॉब में ड्यूटी करने के बाद इतना पढ़ाई नहीं हो पाता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो बिल्कुल ही जीएनएम के बाद अपना पढ़ाई आगे नहीं ले जा सकते, उन्हें जॉब करना ही होता है। तो उनके लिए मैं बोलूँगी, अगर जॉब करना है तो अपना माइंड सेट ये बना के चलो कि मुझे बस 2 साल तक जॉब करना है। 2 साल में मुझे इतना सेविंग करना है कि मैं उसके बाद जो 1 साल है वो अपने आप को दे पाऊँ। मुझे जॉब छोड़कर हो या फिर कुछ भी करके मुझे 1 साल खुद को देना है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। अभी बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप जीएनएम करने के बाद किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं भी जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा आपके रजिस्ट्रेशन के बाद से। सपोज़ अगर आपका नवंबर में एग्ज़ाम हुआ है लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला है जनवरी या फरवरी में, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं नवंबर में एग्ज़ाम होने के डायरेक्ट बाद दिसंबर से, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो दिसंबर से काउंट नहीं होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फरवरी से है तो उसके बाद से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। मतलब ये कि अगर सपोज़ आप फरवरी 2026 में आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है तो फरवरी 2028 उसके बाद ही आप नॉर्सिट दे सकते हैं। तो जितने भी लोग मुझे कमेंट में इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे थे कि दीदी मैं जीएनएम नर्सिंग के बाद क्या नर्सिंग ऑफिसर बन सकती हूँ, क्या मैं एम्स में जा सकती हूँ, क्या मैं नॉर्सिट दे सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। उनका अभी सीधा सीधा एक ही आंसर है, बिल्कुल बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते? तुमने नर्सिंग किया है, बस फ़र्क इतना है तुमने ग्रेजुएशन नहीं किया है, डिप्लोमा किया है, लेकिन किया तो है। बस माइंड सेट बना लो अपना कि मुझे करना है। मैंने जीएनएम नर्सिंग किया है, इसका मतलब मैं किसी से लोअर नहीं हूँ। मैंने 2-1 सब्जेक्ट शायद कम पढ़े होंगे, वो मैं पढ़ लूँगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। बस अपना माइंड सेट, अपना फोकस सही रखो कि मुझे बहुत बड़ी जगह जाकर नौकरी करनी है, मुझे वो 1 लाख वाली सैलरी की जॉब करनी है, मुझे 10-15 हज़ार की जॉब नहीं करनी है, प्राइवेट में अपना चप्पल नहीं घिसना है। अभी मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताती हूँ। मुझे जितना फील हुआ है, जीएनएम नर्सिंग का एक जो प्रॉब्लम होता है कि बीएससी नर्सिंग वाले जब निकलते हैं वो बिल्कुल फ्रेश नॉलेज के साथ निकलते हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जीएनएम नर्सिंग का जो प्रॉब्लम होता है कि उनको निकलने के बाद या तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर 2 साल उनको पोस्ट बेसिक करना पड़ता है। तो वो 2 साल के बाद उनको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, सब कुछ पहले से पढ़ना रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए उनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत डाउन हो जाता है कि पता नहीं कब मैंने वो फंडामेंटल नर्सिंग पढ़ा था, कब मैंने ये सब पढ़ा था, अब फिर से मैं ये सब पढ़ने लगूँगी। ठीक है, ये सब माइंड में आता है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने बात किया है और ये फैक्ट मुझे समझ में आया है। लेकिन मैं अगर अपना खुद का एग्जाम्पल दूँ
तो मैंने अपनी नॉर्थ वाली जर्नी वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जिस साल पास आउट हुई थी उसके नेक्स्ट ईयर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब पूरा 1 साल का गैप था, उस 1 साल में मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा था। मेरा माइंड, मेरा ब्रेन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। मुझे कुछ याद नहीं था मैंने 4 साल में क्या पढ़ाई किया था। ठीक है, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ MCQ आते हैं, बस एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ उन MCQ को आंसर करना है, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ना है और बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना है। और मेरा एक ही सबसे बड़ा सजेशन होगा, चाहे तुम जॉब कर रहे हो, चाहे तुम पोस्ट बेसिक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं करना है। अगर तुम ये सोचने लगे कि ठीक है मुझे तो एग्ज़ाम 2 साल के बाद लिखना है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी रिलैक्स कर लेते, नहीं, जितना पढ़ाई किया है सब भूल जाओगे। उससे बेटर यही है खुद को याद दिलाते रहो कि मैंने BSc वाले से थोड़ा कम पढ़ा है, मुझे वो गैप को फील करना है। ठीक है, मुझे मतलब डॉट्स को कनेक्ट करना है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया था कि डॉट्स कनेक्ट करना है, कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझना है। सिर्फ इसके वजह से ये होता है, ये करने से वो होता है, नहीं, क्यों होता है हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि अगर इस डिजीज़ का ये सिम्टम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है, अंदर का फिजियोलॉजी क्या है, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही कुछ भी क्वेश्चन आए, एम्स हमसे कुछ भी पूछ ले, हम सबका आंसर कर पाएंगे। ओके, तो ये तो हो गई स्ट्रेटजी की बात। अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ना है। आप GNM नर्सिंग में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे वही सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बाद जो भी मैंने बुक्स सजेस्ट किया था अपने पिछले वीडियो में, बस वही फॉलो करना है। टारगेट हाई फॉलो करना है, PR जादव फॉलो करना है। ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ करो, अपना जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करो, कुछ भी करके क्लियर करो, गूगल करो, ठीक है, ChatGPT से पूछो, AI से पूछो, कैसे भी करके कुछ भी, मतलब यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है। मतलब अपने खुद के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करो। जो भी बुक पढ़ रहे हो, टारगेट हाई पढ़ रहे हो या फिर मिशन हाई, कुछ भी पढ़ रहे हो, उस बुक को बार बार पढ़ो। एक साथ 10 बुक पढ़ने से बेटर है एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट मी। आप 10 बुक पढ़ रहे हो, आपका नॉलेज 50% ही रहेगा, लेकिन आप एक बुक को 10 बार पढ़ रहे हो, आपका नॉलेज 50 से 60, 70 ऐसा करके इंक्रीज़ होता रहेगा। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार 10% करके इंक्रीज़ होगा। रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन करना क्या इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है, क्या है। तो मैं बताऊँ, मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, लेकिन मैंने नर्सिंग कर्नाटका से किया है और मेरा रजिस्ट्रेशन अभी भी कर्नाटका में है। मैंने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में ट्रांसफ़र नहीं किया है। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कहीं से भी हो, सिर्फ आपका कॉलेज INC के अंडर होना चाहिए बस, और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वेस्ट बंगाल में या फिर किसी भी जिस भी स्टेट के लिए कर रहे हो उस स्टेट का रिस्पेक्टिव आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नोट बताना भूल गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी बोला था कि उनके कोर्स में फार्माकोलॉजी नहीं होता है। मुझे प्रॉपरली पता नहीं है, लेकिन मुझे उनसे ही पता चला। तो फार्माकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट के लिए। फार्मा से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हमारे टाइम पे तो आए थे, 10-12 क्वेश्चंस फार्मा से थे। मेडिसिन्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मा के लिए मैंने जो किया था, मैंने पहले तो टारगेट हाई पढ़ा था। फार्मा में मुझे भी प्रॉब्लम होता था, तो मैंने पहले तो टारगेट हाई में जो फार्माकोलॉजी का पोर्शन है वो पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस पढ़े थे, गोल्डन नोट्स पढ़े थे, वो मैंने बहुत बार पढ़े थे। उसके बाद जो मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था, उधर कभी कभी फार्मा के ऊपर टेस्ट सीरीज़ देते थे, तो वो मैं करती थी। ठीक है,
उसके बाद और क्या किया था, और तो मैंने 2-1 वीडियोस देखे थे यूट्यूब में, और मेरे पास एक बुक था फार्माकोलॉजी का, वो मैं यहाँ पे कहीं अटैच कर दूँगी। वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, मतलब जो भी मुझे समझ में नहीं आता था ड्रग उसका मैकेनिज़्म, तो उसका एलाबोरेशन मैं वहाँ से पढ़ लेती थी, तो वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। और तो कुछ स्पेशल नहीं किया था। आई होप आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे जीएनएम रिलेटेड, नॉर्थ से रिलेटेड, वो मैंने कवर कर लिए हैं। अगर कुछ भी छूट गया है तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जितना हो सके आप लोगों के क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट टॉपिक पे लेके आऊँ, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, सैलरी, और जैसे कि मैं आप लोगों को पता है कि मैं एम्स में नहीं हूँ, मैं सीएनसीआई में हूँ, तो इधर कौन से फैसिलिटीज़ हमें मिलते हैं, एम्स से कितना डिफरेंट है। इधर थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है, एम्स से काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट है, तो इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इनके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई और टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रहो। बाय बाय। और हाँ, रेट माई हिंदी आउट ऑफ 10। बाय बाय।